आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। हाँ जी। मैं नीलम रानी, वाइफ दुलीचंद, गांव रिसालिया खेड़ा, जिला सिरसा, स्थायी निवासी बेगू रोड से बोल रही हूँ। मेरे पति दुलीचंद के साथ अत्याचार हुए, उनके मीडिया के जरिए प्रशासन को अवगत कराना चाहती हूँ। मेरे पति दुलीचंद, उनकी मृत्यु 4 अगस्त 2020 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु में उनके ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमेटी मेंबर सावराम जी, नील जी और हेदराम जी का हाथ है, जो उनको मानसिक तौर पर परेशान किया करते थे। उनके अत्याचार की पहली कड़ी 2016 को शुरू हुई, जब मेरे पति को गमन के झूठे इल्जाम में नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया जी। और हमें बार बार पैसे भरने के लिए दबाव आने लगा। पर हम पैसे क्यों भरते, क्योंकि मेरे पति ने पैसे भरने से इनकार कर दिया। जब हमने पैसे खाए नहीं तो हम पैसे क्यों भरे। हमने सीएम विंडो में शिकायत लगा दी और हमारी बदकिस्मती देखो कि सीएम विंडो ने भी उन्हीं कर्मचारियों को वहाँ भेज दिया जो कि उनसे पहले से मिले हुए थे। हमारी कार्रवाई पर कोई सुनवाई नहीं हुई और मेरे पति को और भी ज़्यादा दबाव देने लगे कि सीएम विंडो में लगाने के बाद भी तेरा कुछ नहीं बना, तेरे को पैसे भरने पड़ेंगे। और दबाव के कारण मेरे पति से अंदर ही अंदर 4 लाख पर साइन करवा लिए गए और मेरे को मजबूरन अपना मकान बेचना पड़ा। मकान को बिकवाने और खरीदने तक इनके ही बंदों का हाथ था। मेरे मकान की कीमत मेरे और मेरे पति के हाथ में ना देते हुए सीधे बैंक में गई कि हमारे पास कोई सबूत ना हो कि हमने अपना मकान बेच के बैंक वालों को दिया है। और नौकरी के लिए फिर भी आनाकानी करते रहे कि नौकरी आज देते हैं कल देते हैं, नौकरी के लिए आनाकानी करने लगे। वो तो भला हो धर्मवीर जी का मुनावाड़ी से, जो मौके के वहाँ पर मैनेजर थे और उनका तबादला होने वाला था। उन्होंने जाते जाते मेरे पति को दोबारा नौकरी पर नियुक्त कर दिया और इनको ये बात भी हजम नहीं हुई और ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे मेरे पति को। एकदम से जलन होगी इनको कि ये दोबारा नौकरी पर क्यों लग गया और बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे और इनको ड्यूटी पर जल्दी आने के लिए मजबूर करते। कभी कहते कि तू झाड़ू ना निकाल, कभी कहते कि तू चाय ना बना। मेरे पति की ड्यूटी पीएन की थी, उनका काम था चाय बनाना, झाड़ू निकालना। ये काम उनको करने नहीं देते थे और रोज रोज हाजिरी भी नहीं लगाने देते थे। कभी रजिस्टर छपा देते थे, कभी कुछ करते थे। मेरा पति डीट होकर वहाँ पर ड्यूटी देखते रहा। फिर भी इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया। बोले 9 बजे आया कर ड्यूटी पर। सभी 10 बजे का टाइम है पर इनका ऑफिस था जो 9 बजे खुलता था। ये कहते कि 9 बजे पहुंचा। अब आप देखो कि सिरसा से बिजूवाड़ी पहुंचना 9 बजे नामुमकिन था। तो मेरे पति परेशान होने लगे और परेशान होते होते वही रहने के बारे में सोचने लगे और अपने को ही जान करके ढाबे पर रहने लगे। इन्होंने ढाबे वालों को भी धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर इस बंदे को यहाँ पर कुछ हो जाता है तो इनके घर वाले या हम आपको फंसा देंगे। वो एक ढाबे से दूसरे ढाबे पर इधर उधर घुमाते रहे। मेरे पति की दुर्गति कुत्ते की तरह कर दी थी। उन्होंने 1-1 रुपये के लिए मुहताज कर दिया था। ना उनको सैलरी देते थे टाइम पर। सभी की सैलरी, मतलब सरकारी ऑफिस के अंदर सभी की सैलरी 1 तारीख से 5 तारीख तक आ जाती है, पर मेरे पति की सैलरी 20-20, 25-25 तारीख तक नहीं देते थे। जब मेरे पति परेशान होकर मेरे को कहते तो मैं इनको फोन करती तो ये प्रधान कमेटी मेंबर है ना जो सावराम जी, इनको ये मेरे को शब्द बोलते थे कि तेरा खसम ड्यूटी पर ही नहीं आता तो हम कैसे सैलरी दी। इतने गलत मेरे को शब्द बोलते थे। 1-2 बार मैं सोसाइटी के अंदर भी गई बिजवाड़ी, मेरे को बहुत गलत बोला। मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी अब की बार कभी भी आपके साथ, ठीक है। मैंने उनका साथ देना बस वही बंद कर दिया कि ये मेरी बात में सुनते ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ आपके साथ, ठीक है। वो वहीं पर रहना शुरू कर दिया। लॉकडाउन में भी इन्होंने सैलरी देने के लिए मना कर दिया। मेरे हस्बैंड को बार बार ड्यूटी पर बुलाने के लिए फ़ोन करने लगे। मेरे हस्बैंड बोला कि बस ही नहीं चलती तो मैं किस चीज़ पर आऊँ। जब इन्होंने सैलरी देने के लिए मना कर दिया तो मेरे बेटे ने और मैंने इनको फ़ोन करके धमकी दी, डराया कि आप सैलरी क्यों नहीं दे रही, हम शिकायत कर देंगे, आप हमें सैलरी दो। पीएम मोदी जी के है ऐलान है कि घर बैठे सभी को सैलरी दी जाए, तो आप क्यों नहीं देंगे। फिर इन्होंने हमें लॉकडाउन में सैलरी दे दी मेरे हस्बैंड को। जब लॉकडाउन खत्म हुआ वो दोबारा ड्यूटी पर गए तो इन्होंने कमेटी की मीटिंग बुला के मेरे हस्बैंड को दोबारा टॉर्चर करने लगे कि तू लॉकडाउन में आया नहीं ड्यूटी पर, तेरे को सैलरी किस चीज़ की मिली है। तो मेरा घरवाला बोला कि कोई बात नहीं, तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। वो बोला कोई बात नहीं, अगर नौकरी से तो ना निकालो मेरे को साहब, आप मेरी सैलरी काट लो। उनकी 5वें महीने की पता नहीं 4 चौथे महीने की उनकी सैलरी काट ली। 5वें
की चौथे महीने की सैलरी काट ली, 5वें की, 6ठे की, 7वें की मेरे हस्बैंड की सैलरी बकाया है। अब ये उनके गुजरने के बाद मैं और मेरा बेटा उनके ऑफिस में गए। हमने बोला कि उनकी स्टेटमेंट निकाल के दो, में उनकी कितनी सैलरी थी, कितनी उनकी सैलरी दे चुके हो। वो बोले उनकी सारी सैलरी उनकी जा चुकी है उनके खाते के अंदर, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें की सारी सैलरी उनको दे चुकी है। और हमने उनके पीएफ के बारे में स्टेटमेंट मांगी तो बोले कि उनका पीएफ कोई नहीं है, यहाँ कोई भी पीएफ नहीं है, उन्होंने सब निकाल लिया था। तो 2018 के अंदर जो बिजवाड़ी के अंदर पीएफ जमा होता था, तो इन्होंने बोला कि रोहतक जाने लग गया पीएफ, आप यहाँ का पीएफ निकाल लो। मैं और मेरा हस्बैंड वहाँ पर पीएफ निकलवाने के लिए गए। उन्होंने 1 लाख पर साइन करवा के 78,000 रुपये तो हमारे हाथ में दे दिए। 22,000 रुपये हमारे से, हमें नहीं पता कि वो 22,000 रुपये कहाँ पर गया है। और 50,000 रुपये इन्होंने ऐसे बोल दिए कि 50,000 पर ब्याज लगेगा, 31 तारीख के बाद आप ले जाना। वो 50,000 का आज तक हमें ब्यौरा नहीं दिया गया कि वो 50,000 का क्या हुआ है। और 1 लाख रुपये इन्होंने वही आके अब बोलते हैं कि रोहतक, हम मेरे बेटे ने पूछा भी जो रोहतक पीएफ जाता है, मेरे हस्बैंड ने गुजरने से पहले मेरे को कई बार बोला था कि मेरा पीएफ तो रोहतक जाने लग गया। मेरे बेटे ने, मैंने उनका पीएफ नंबर मांगा तो सिरचंद प्रबंधक जी ने, उन्होंने हमें देने से मना कर दिया। बोले कि उनका रोहतक तो पीएफ जाता ही नहीं है। हम दे कहाँ से? हम हेड ऑफिस अनाज मंडी में बत्रा जी बैठते हैं, उनसे जाके मिले। उन्होंने हमें बोला कि हाँ रोहतक तो पीएफ जाता है। सिरचंद को फोन किया, सिरचंद बोले हाँ बाबूजी मैं दे दूंगा इनको पीएफ का नंबर। हम दोबारा फिर कई दिनों के बाद उनके पास गए, हमने बोला कि पीएफ का नंबर दो। वो सिरचंद बोला कि अब तो आपके पापा का बकाया ड्यूज वगैरह देना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने ऊपर भेज दिए हैं, अब तो हमारे पास आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप बाद में आना, मीटिंग के बाद होगी सारी बात। हम वहाँ से वापस आ गए। उन्होंने 3 एजेंडों की बात की थी हमारे से। एक तो भी मेरे बेटे को उनकी जगह पर नौकरी दी जाएगी, एक उनका जो भी बकाया पैसा वो हमें दिया जाएगा, एक उनका जो हाउस लोन चल रहा था सोसाइटी के अंदर वो माफ किया जाएगा। अब मौजूदा कर्मचारी से हमें पता चला है, कल ही पता चला है कि उन्होंने एक ही एजेंडा निकाला है, सिर्फ वो भी उनके बकाया राशि का, जिसमें से वो अपने 2-3 लोन बकाया वो काट लेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। मेरे पास आज की घड़ी ना तो मेरा पति है, ना मेरे पास नौकरी है, ना मेरा घर है। मैं सब कुछ, मेरा उन 3 लोगों की वजह से मेरा सब कुछ आज की घड़ी बर्बाद हो चुका है। ये 3 लोग 2016 से, उससे पहले से भी हमारे पीछे हाथ धो के, मेरे पति के पीछे हाथ धो के पड़े। इन्होंने मेरी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर दी। ये मेरे पति को मारने में भी इन 3 लोगों का ही हाथ है। ये मेरे को बहुत बार फोन पर धमकी देते थे कि हम इनको नौकरी से निकाल देंगे, तेरे हस्बैंड को नौकरी से निकाल देंगे। मैंने उनको बहुत बार बोला था अगर आप नौकरी से निकाल दो, अगर दोबारा इनको सस्पेंड कर दिया ना, इनको कुछ हो गया तो मैं आप सबको खींच लूंगी, देख लेना फिर आप। आपके पति की मृत्यु सिरसा में हुई है? नहीं, वही ऑन ड्यूटी हुई है। ऑन ड्यूटी हुई है। उनको पता था कि दुलीराम जी की हत्या हो चुकी है, मतलब मौत हो चुकी है? उनको मैम उनका कोई फोन नहीं आया। फोन था मेरे किसी नए नंबर से फोन आया एकदम से, अचानक रक्षाबंधन के दूसरे दिन 5 बजे के तकरीबन हमारे पास अचानक नए नंबर से फोन आता है कि सेठ जी के घर से बोल रहे हैं। हमने बोला कि हाँ जी बोल रहे हैं। बोला सेठ जी की तो डेथ हो चुकी है। मेरे पैरों तले जमीन किसकी, ये मुझे सोचा ही नहीं था मैंने कभी भी ऐसा हो सकता है कि मेरे पति की डेथ कैसे होगी। 5-6 दिन पहले तो मेरे से उनसे मेरी बात हुई है कि डेथ कैसे हो सकती है। पोस्टमार्टम करवाया था? पोस्टमार्टम करवाते मेरे बेटे को उसी टाइम रास्ते के अंदर ही उन्हीं के किसी कर्मचारी का फोन आ गया कि वो पोस्टमार्टम मत करवाना, अगर पोस्टमार्टम करवाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा बेटा, हम आपके साथ हैं, आपको नौकरी दिलवाएंगे, उनका आपके पापा का कोई भी बकाया राशि वो दिलवाएंगे, हम आपके साथ हैं। मेरे बेटे ने ऐसा काम कभी कुछ देखा नहीं था। वो मौके पर वैसे ही पापा की मौत की खबर सुनकर घबरा गया था, उससे कुछ नहीं समझा। उसने उन सभी के बातों पर विश्वास करके वो अपने पापा को घर पर लेके आ गया और दूसरे दिन हमने संस्कार करवा दिया। जैसे आपने शुरू में बताया था कि आपके जो हस्बैंड थे वो सेल्समैन थे, लेकिन बाद में पीएन की बात आई, सेल्समैन से वो पीएन के ओहदे पे कैसे आए? वो पता नहीं मैं, मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब इनको दोबारा नौकरी पर ज्वाइन किया गया ना, तब धर्मवीर जी ने बोला था कि इनको सेल्समैन से पीएन बनाया गया। मैंने उस चीज के बारे में भी वो ऑब्जेक्शन उठाया, तभी इनको सेल्समैन, हमने इतना पैसा भी भर दिया, नजायज पैसा भरा, तभी इनको सेल्समैन से पीएन क्यों बनाया गया। तो वो धर्मवीर जी बोले कि इन्होंने पहले भी इस पर झूठा गमन का इल्जाम लगा कर इसको फंसा दिया। अब आप कोई चीज के बारे में कुछ ना बोलो, इसको पीएन ही रहने दो, क्योंकि इस पर दोबारा फिर ये भोला भाला सीधा साधा आदमी है, इसको फिर दोबारा फंसा लेंगे, ये गमन का इल्जाम दोबारा लगा देंगे इसके ऊपर। तो मैं कुछ नहीं बोली, चलो सोचा भी इतना नुकसान खाने के बाद दोबारा नुकसान ना हो जाए जिंदगी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, मैं नहीं चाहती थी मैम कि मेरे पास दोबारा कोई और नुकसान हो, इसलिए मैं चुप होगी वहीं पर। अब क्या मांग करते हो? अब क्या मांग करते हो आप? मांग हमारी यही है कि मेरे बेटे को उनकी जगह पर नौकरी दी जाए
और जो उनका कोई लोन बकाया 3.5, कभी तो 2 लाख बताते हैं, कभी 2.5 लाख बताते हैं, कभी 3.5 बताते हैं। उनका लोन की कीमत तो बोल रहे हैं पूरी हो चुकी है, उनका ब्याज कुछ बकाया, ब्याज भी नहीं बताते भी कितना % है। वो कोई भी कर्मचारी हो उनको अपने महकमे के ब्याज के बारे में नहीं पता होता भी कितने % चल रहा है, वो नहीं बता रहे हमें। चलो कितना भी है वो हमारा माफ किया जाए। और जो भी मेरे हस्बैंड के बकाया पैसे, जैसे मतलब पीएफ है, रोहतक का पीएफ वगैरह, उसकी सारी स्टेटमेंट, वो सारा बकाया पैसा, जो भी बिजवाड़ी में अंदर पीएफ 50,000 में छोड़ के आई थी, वो ब्याज के साथ मेरे को दिया जाए। और जो भी उनका ड्यूज वगैरह, छुट्टियों के पैसे, ग्रेजुएटी वगैरह जो भी कुछ बनता है वो सारा मेरे को मिलना चाहिए। और एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आपको कि मेरे हस्बैंड सेवादार पीएन की ड्यूटी पर थे। उनकी ड्यूटी, अगर एक सेवादार हो तो दूसरे सेवादार की कोई जरूरत नहीं होती। ये तो सोची समझी साजिश ही होगी ना। उन्होंने मेरे हस्बैंड के होते हुए एक और अपना ही बंदा, अपनी ही कास्ट का बंदा वहां पर सेवादार पर, चाहे डीसी रेट पर रखा है, मेरे को नहीं पता उसके किस तरह का रखा है, जयपाल नाम का अपना ही बंदा उन्होंने 2-3 साल से वहां पर रख रखा है 3,000 रुपये में। मेरे हस्बैंड को ना झाड़ू निकालने देते, ना चाय बनाते, वो सारा काम उसको दे रखा था। उन्होंने पहले ही सोच रखा था ना कि ये आदमी को या तो निकाल देंगे झूठा इल्जाम लगाकर, नौकरी से दोबारा सस्पेंड कर देंगे, या ये खुद ही छोड़कर परेशान करेंगे तो ये खुद ही छोड़कर चला जाएगा, तो फिर ये इसको पक्का कर देंगे। वहां अपने एक ही कास्ट के सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं, हमारी वहां कोई नहीं सुनता, ना मेरे हस्बैंड की सुनता, ना अब हमारी सुन रहा है। मेरे बेटे की हम 3-4 चक्कर लगा चुके हैं, वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी कारण तो मेरे पति की डेथ हुई है, क्योंकि मेरे पति की कोई सुनवाई नहीं करता था। मेरे पति किसको बताते, गरीब का कौन होता है, कोई किसी गरीब का नहीं होता। सब ये मिली भगता है इन सभी की, ऊपर से लेके नीचे तक ये सारे मिले हुए हैं, दिवाली तक ये सारे मिले हुए हैं। साइन करवा के कभी एरियल का आया 95,000, तो हमें नहीं इन्होंने बताया। सिरचन प्रबंधक जी ने 95,000 पे एरियल आया था, ये भी निकलवा के खा लिया। जो भी 3 लाख का और बता रहे हैं, उनके गुजरने के बाद हमें पता चलता है कि 3 लाख उनके खाते में से निकाल के इन्होंने खाए हैं। वो मैंने तो इतनी उम्र में भी नहीं देखे 3 लाख इकट्ठे कैसे थे। मेरे पति ने तो आज तक मेरे को 3 लाख रुपए लाके नहीं दिए वहां से भी, पीएफ वगैरह कुछ भी। पीछे हमें जरूर मिला वो 78,000 रुपया पीएफ मिला, वो बस हमें 1.5 लाख बता के हमें 78,000 रुपया दिया गया। हमने वहां से और कोई पैसा नहीं लिया बैंक से। और एक बात और भी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पति की आए महीने 1200-1300 रुपये सैलरी कम बनाते थे। मेरे पति को आज तक नहीं बताया गया कि तेरी सैलरी कितनी है। कभी उसको 4,000 पकड़ा देते थे, कभी उसको 5,000 पकड़ा देते, कभी उसको 2,000 पकड़ा देते थे। कहते तेरे इतने ही बचे, तेरे ये कट गए, तेरे वो कट गए, ऐसे कह के मेरे पति को टाल देते थे। वो सीधा साधा भोला वाला था, वो इतना कुछ जानता नहीं। वो सोचता था पहले ही मैं सस्पेंड हो चुका हूँ, अगर मैं ज्यादा कुछ करूंगा तो मेरे को ये दोबारा ना सस्पेंड कर दे। इतना डर बैठ चुका था उनके अंदर नौकरी का जाने का कि वो बस उनका कोई मुकाबला नहीं करते थे। बस जैसे जिंदगी चल रही थी वैसे चल रही थी। मैं तो ये बात से भी संतुष्ट थी भी चलो मेरे हस्बैंड जॉब पर जा रहे हैं, चलो जैसे जैसे हमारे घर का गुजारा हो रहा है। फिर भी इनको हजम नहीं हुई। इन्होंने पता क्या किया, मुझे मेरे पति को रजिस्टर नहीं देते थे हाजिरी लगाने के लिए। 10-10 दिन बोलते, 10 दिन आओ, 12 दिन आओ, तेरे आपको कब देंगे जब 10-12 दिन हो जाए इकट्ठे हाजिरी लगाने रजिस्टर। तो सिरचंद प्रबंधक ने क्या किया, 10-12 दिन की हाजिरी इकट्ठी होगी, मेरे हस्बैंड को बोले ले हाजिरी लगा ले। हाजिरी लगाने लगे ना, तब उन्होंने ना बाहर जाके इनके कमेटी मेंबर है अनिल जी जो पत्रकार है, उनको बुला लिया। उन्होंने इनकी तस्वीरें वगैरह खींच ली। वो तस्वीरें दिखाकर इनको टॉर्चर करते रहते थे कि तेरे ऊपर भेजेंगे, तेरे को नौकरी बीए बैकडेट की हाजिरी लगाता है, इनको सस्पेंड किया जाए। जे इस बात का गम लेके बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे को भी नहीं बताया उन्होंने जे बात भी, जैसे विंडो वगैरह लगाएगी और करेगी, ज्यादा परेशानी उठाएगी। पीछे भी बहुत परेशानी उठा चुकी है और हमें परिवार को और दुख नहीं देना चाहते थे। उन्होंने ये दुख भी अपने अंदर ही रखा। यह तो उनके गुजरने के बाद उनके मौजूदा कर्मचारियों से हमें ये सारी बातें पता चलती है कि उन्होंने ये हमारे साथ कर रखा है। और सर हमें एक बात का और भी पता चला है कि ये पहले तो कह रहे थे, मैंने बेटे ने जाके उनके ऑफिस में पूछा कि हमें रोहतक के पीएफ के बारे में बताओ, नंबर वगैरह दो। तो बोले रोहतक पीएफ जा ही नहीं रहा, राजाराम जी बैठे वहां रिटायर ऑफिसर। इनके महकमे में एक बात और बताती हूँ कि इनके खुद से काम नहीं होता। ये जो रिटायर ऑफिसर हो जाते हैं ना, उनको बुलाते हैं काम करने के लिए, 10-7-8 सैलरी देने के देते हैं और उनसे काम करवाते हैं। इनको काम करना भी नहीं आता। वो राजाराम जी सेक्रेटरी बोले कि इनका कोई पीएफ नहीं है। बाद में जब बत्रा साहब जी बोल रहे हैं कि इनका पीएफ नंबर दो, तब एकदम से कई महीनों का पीछे का उनके गुजरने के बाद इन्होंने रोहतक भेजा है पीएफ। हमें ये भी उनके मौजूदा कर्मचारी से पता चला कि इन्होंने पीछे का कई महीनों का पीएफ भी अब रोहतक भेजा है। ये भी हम इंक्वायरी निकालेंगे, इनके सीएम विंडो लगाएंगे प्रबंधक श्रीचंद के ऊपर कि अब उससे गुजरने के बाद ये पीएफ कैसे दे सकते हैं। जो कुछ होता है उनके जिंदा होते ही होता है सब कुछ, सैलरी वगैरह से पीएफ कटता है। मरने के बाद कभी किसी का पीएफ कटा है क्या?
ये बात भी हमें कल ही पता चली है, तभी तो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई है कि हमारे साथ बहुत जातियां हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, इसलिए मजबूरन हो मेरे को ये सब कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो मैं कोई ये सब, इतनी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं ये सब कुछ जानती हूँ, मेरे को मजबूरी में ये सब कदम उठाना पड़ रहा है। मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरा बस प्रशासन से यही और उच्च अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे पति को इंसाफ दिया जाए। मैं एक हैंडीकैप्ड बेसहारा लेडीज हूँ, मेरा सिर्फ मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पास मेरे बच्चों के और मेरा कोई भी मैं मेरे पति पर आश्रित थी, हमारे पास कोई भी गुजारे लायक सहारा नहीं है। हमें मेरे हस्बैंड की जॉब दी जाए मेरे बेटे को।